नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन श्रृंखला का 8वां भाग करेंगे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का संग्रह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए हमारे ये कंटेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद सहायक साबित होगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसमें आप पहला देखिए जरा, जो मैंने पहली स्लाइड लगवाई है, उसमें कुछ जिले और उनके उपनाम दिए गए हैं। और ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि छोटा पंजाब ये उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कहलाता है। ठीक है। देवरिया को देवपुरिया भी कहा जाता है। शाहजहांपुर आमतौर पर कालीन उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। और आजमगढ़ कैफी आजमी का नगर कहा जाता है। लखीमपुर खीरी ये लक्ष्मीपुर कहा जाता है। तो ये सारे के सारे आपको दिए गए हैं। सीतापुर नैमिषारण्य नगर। ठीक है। इनको आप एक बार एक सरसरी नजर इन पर डाल लीजिएगा और इनको याद करिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कह रहे हैं कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किसने मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत की। आपके ऑप्शन है श्री केलीमाल, वल्लभाचार्य, हरिदास, मीराबाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, मैं इसको भी देखता हूं, पहले इसको इसके विकल्प में देख लो। जब वल्लभाचार्य के बारे में आपको पता होगा और हरिदास के बारे में आपको पता होगा तो इसके आंसर तक पहुंचना बड़ा आसान हो जाएगा। ये दोनों ही अपने अपने काल के बड़े ही शानदार संगीतकार रहे हैं। जरा इसमें पहले स्वामी हरिदास को देख लो। स्वामी हरिदास। ठीक है। इन्होंने क्या किया और वल्लभाचार्य ने क्या किया? तो जाहिर सी बात है, फिर हम सही सही अंदाज लगा पाएंगे कि मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत करी किसने थी। तो स्वामी हरिदास के बारे में देखो, ये कौन है और इन्होंने क्या क्या किया समाज में। तो स्वामी हरिदास, हमारे साथ साथ लिखते जाना और कोशिश करिए हमारे साथ ही लिखो आप। स्वामी हरिदास ये निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हैं। संप्रदाय। ठीक है। इनका संबंध निम्बार्क संप्रदाय से है। और साथ ही इन्होंने इन्होंने हरिदासी परंपरा की शुरुआत की। यानी हरिदासी परंपरा की शुरुआत करने का भी इनको श्रेय जाता है। और ये जो स्वामी हरिदास हैं, इनका जन्म आमतौर पर हमसे पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ? तो आप ये भी याद रखिए, इनका जन्म हुआ अलीगढ़ में। ठीक है। अलीगढ़ में एक ग्राम है हरिदासपुर, वहां इनका जन्म हुआ। और अ, इन्होंने जन्म तो अलीगढ़ में हुआ, लेकिन इन्होंने जो अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, इन्होंने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया है? ये व्यतीत किया है वृंदावन में। वृंदावन में एक जगह है निधि वन, वहां पर। आप स्वामी हरिदास के बारे में फिर से देख लो। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हैं और इन्होंने हरिदासी परंपरा की शुरुआत की। साथ ही साथ इनका जन्म अलीगढ़ में हुआ और इन्होंने अपना सारा का सारा जीवन निधिवन वृंदावन में बिताया है। ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। रचनाएं ये हैं। श्री केलिमाल, श्री केलिमाल। और एक रचना है अष्टादश पदों की रचना। ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं। अच्छा, एक ग्रंथ है जिसका नाम है नाद विनाद। ऐसे समझो आप, यहां से एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? नाद विनाद। ये जो नाद विनाद है, इसमें वर्णन किया गया है कि स्वामी जी के 8 शिष्य थे। इसी नाद विनाद में कहा गया है, कौन स्वामी जी? हरिदास जी। कहा गया है कि स्वामी जी के 8 शिष्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है। और इन्हीं 8 शिष्यों में से एक शिष्य है तानसेन। याद रखिएगा आप, ये स्वामी हरिदास जी के ही शिष्य थे। और स्वामी हरिदास ने तानसेन को राग दीपक में बिल्कुल पारंगत कर दिया था। अच्छा, ये स्वामी हरिदास एक ऐसी हस्ती थे कि वर्तमान में वृंदावन में, चूंकि इनका निवास ही वृंदावन रहा है, तो वर्तमान में वृंदावन में 2 महोत्सव किए जाते हैं स्वामी हरिदास के नाम पर। जरा इसको भी लिख लेते हैं। देखो, वृंदावन में वृंदावन में प्रत्येक वर्ष होता क्या है स्वामी हरिदास के नाम पर? सबसे पहला तो स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन। ये कहाँ होता है? यही होता है वृंदावन में।
और एक और होता है, इन्हीं के नाम पर लगता है वृंदावन में ध्रुपद मेला। कौन सा मेला? ठीक है, ध्रुपद मेला। अच्छा, ये जो स्वामी हरिदास जी हैं, इनको ध्रुपद धमार का प्रवर्तक कहा जाता है। साथ ही साथ एक जो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट बना के आप लिखिए, स्वामी हरिदास जी ने दरअसल मंदिरों में अर्चना पद्धति की शुरुआत की, लेकिन ये साधारण नहीं थी। लिखो जरा, मैं भी बताता हूं आपको। इन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन के द्वारा, ठीक है, इन्होंने मंदिरों में ध्रुपद गायन के द्वारा अर्चना पद्धति की, अर्चना पद्धति की क्या की? शुरुआत की, शुरुआत की। देखो, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत किसने की? और स्वामी हरिदास ने मंदिरों में संगीतबद्ध ध्रुपद गायन के द्वारा अर्चना पद्धति की शुरुआत की थी। तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो पाएगा, हरिदास जी। इसका आंसर होगा वल्लभाचार्य। तो जरा वल्लभाचार्य के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखो, डालो वल्लभाचार्य, ठीक है, इनके बारे में देखो। वल्लभाचार्य के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने संगीतबद्ध भजन किए थे और साथ ही साथ पदों के गायन के द्वारा इन्होंने मंदिरों में अर्चना पद्धति की भी शुरुआत की थी। तो इसको आप लिख लीजिए, इन्होंने संगीतबद्ध, संगीतबद्ध भजन व पदों के गायन को, पदों के गायन को मंदिर में अर्चना, अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के बारे में दो चार बातें और आप देख लो। वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, यानी शिष्य परंपरा थी, और इसमें जो शिष्य परंपरा थे, इसमें अष्टछाप कवि आते थे। यानी वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, इनकी शिष्य परंपरा में कौन कौन आता था? अष्टछाप कवि, ठीक है। और ये कवि कौन कौन से होते थे? ये कवि आपने नाम सुना होगा, काफी आ, ये चर्चित कवि रहे हैं, जैसे सूरदास, इनके शिष्यों की मंडली में आते थे। सूरदास, आप ने नाम सुना होगा कुंभन दास, है ना? सूरदास हो गए, कुंभन दास हो गए, एक और थे नंददास। ये इनके सब शिष्य थे, परमानंद दास जैसे, परमानंद दास। तो ये कई सारे और नाम हैं। तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और ये ऐसे कवि थे जो गेय पदों की रचना करते थे, और साथ ही साथ वो अलग-अलग प्रहरों में इनको गाते थे। अलग-अलग प्रहर, जैसे किसी गेय पद की इन्होंने रचना की, उसको सायंकाल गाना है, कि मध्यकाल में इसका गायन किया जाएगा, या फिर संध्या काल में इसका गायन गायन किया जाएगा, सुबह के काल में इसका गायन किया जाएगा। तो ये अलग-अलग प्रहरों में इनका गायन किया करते थे। तो हमारे एग्जाम में प्रश्न ये ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा गेय पद किस प्रहर में गाया जाता है? आरो यारो वाले बच्चे ध्यान दें, कॉलम बना के देता है मैच दी फॉलोइंग्स करके। तो आप इसको लिख लो, प्रातःकालीन, प्रातःकालीन गाए जाने वाले पद। इसमें लिखो भैरवी, भैरवी, और क्या है? भैरव, ललित, और एक और है आसावरी। कैसे लिखेंगे आसावरी? आसावरी। ये प्रातःकालीन गाए जाने वाले पद हैं। दूसरा, दोपहर के समय कौन कौन से गाए जाते हैं? अर्थात मध्यकालीन, मध्यकालीन पद ये हैं, इनका नाम है सारंग। और संध्याकालीन, संध्याकालीन कौन कौन से हैं? इनको भी आप याद रखिएगा, इनका नाम है यमन। आपने नाम सुना होगा धनाश्री का, ठीक है। एक और है पूरिया धनाश्री, इसी का ही एक रूपांतरित फॉर्म है। आपने नाम सुना होगा केदार, सॉरी, केदार। ये भी एक पद है जो कि संध्याकालीन गाया जाता है। मालकौंस का नाम सुना है? मालकौंस, ये भी संध्याकालीन गाया जाता है। कानहारा, ये भी संध्याकालीन गाया जाने वाला पद है, ठीक है। पहले प्रश्न में आओ। कह रहा है किसने मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत की? तो आंसर क्या होगा? वल्लभाचार्य, ठीक है। हरिदास जी ने क्या किया था? मंदिरों में ध्रुपद गायन को भी जोड़ा था अर्चना पद्धति के रूप में। यहां तक याद रखोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित हस्तियों में कौन लखनऊ घराने से संबंधित है?
तो सबसे पहले आप अगर आपको यदि लखनऊ घराना पता होगा तो फिर आप इसमें उत्तर तक पहुंच सकते हो। लखनऊ घराना क्या है? लखनऊ घराना आपने जो हमारे अवध के नवाब थे, नवाब, इनका नाम है नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। तो नवाब वाजिद अली शाह इस काल के नवाब वाजिद अली शाह का जो काल है, टाइम ड्यूरेशन है, उसे संगीत कला का यानी अवध की कला का एक महत्वपूर्ण स्वर्ण युग माना जाता है। बात को समझो, शायद मैं समझा नहीं पाया हूँ ठीक ठीक तरीके से, फिर से समझो। जो अवध के नवाब हैं वाजिद अली शाह, इनके काल को कला की दृष्टि से एक स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है। इनके दरबार में, नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कई सारे कला के पारखी व्यक्ति थे। जैसे आपने नाम सुना होगा बिंदा दीन का। बिंदा दीन। ठीक है। बिंदा दीन कौन थे? ये एक बहुत बड़े कथक कलाकार थे। और एक का नाम सुना होगा आपने कोदऊ सिंह। कोदऊ सिंह। ये थे बहुत मतलब शानदार एक पखावज। ये पखावज बहुत अच्छा बजाते थे। यानी इस समय पखावज पर ये उंगलियां फेरते थे तो शायद है कि राज दरबार में कोई इनकी प्रशंसा किए बिना ही रुक जाए। तो लखनऊ घराना का संबंध किससे है? नवाब वाजिद अली शाह से। और इनके दरबार में कई सारे ऐसे संगीत के प्रेमी रहते थे, जैसे बिंदादीन जो कि कथक कलाकार थे, कोदऊ सिंह जो कि पखावज कलाकार थे। और नवाब वाजिद अली शाह का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन था इनके काल को संगीत कला की दृष्टि से, हाँ, अवध की कला को स्वर्ण युग कहा गया है। अच्छा, लखनऊ में ही, लखनऊ कला में ही इसको ऐसे बना के लिख लो, जो लखनऊ है, लखनऊ ख्याल गायकी, यानी लखनऊ की ख्याल गायकी का पिता किसे कहा जाता था? बता सकते हो आप? इनका नाम है, इसको भी आप याद रखिएगा, खुर्शीद अली खां। ठीक है। लखनऊ ख्याल गायकी का पिता किसे कहा जाता है? खुर्शीद अली खां को। अच्छा, ये जो लखनऊ घराना है, इसमें कई सारे कलाकार हुए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कथक। कथक के भी कई सारे कलाकार हुए। बांसुरी वादन के भी कई सारे कलाकार हुए। साथ ही साथ नृत्यांगनाएं भी हुई हैं। खावज वादक भी हुए हैं। ठीक है। सितार वादक भी हुए हैं। तो जो हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे हैं, इनको ध्यान से देखिए। ये हमारे प्रश्न में ऑप्शन लिखे हैं सितार वादक। तो यहां जरा लिखो लखनऊ वादक यानी लखनऊ घराने के जो मेन मेन सितार वादक हैं, उनके नाम देख लेते हैं कौन कौन है। इनके नाम हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा गुलाम मोहम्मद का, बड़े शानदार सितार वादक थे ये। एक का नाम है इनका, देखो, रहीम सेन। ये भी एक सितार वादक थे, लखनऊ घराने से इनका संबंध था। साथ ही साथ करकत अली, ये भी सितार वादक थे। और आपने नाम सुना होगा इलियास, हाँ, ये भी एक सितार वादक थे। ठीक है। सितार वादक और भी थे, जैसे हम बात करें हसन खां की, ये भी सितार वादक थे, लखनऊ घराने से ही संबंधित थे। नवाब अली, नवाब अली, इनका भी संबंध लखनऊ घराने से था और ये सितार वादक थे। और एक का नाम और है, जैसे काफी चर्चित रहे हैं, इनका देखिए नाम मैं भूल रहा हूँ, रजा खां। रजा खां, ये भी कैसे थे? सितार वादक थे। बात समझ पाए? अब यहाँ देखो लखनऊ घराने के संबंध में कौन सी हस्ती नहीं है? रहीम सेन। रहीम सेन, यहाँ पर देखिए आप, रहीम सेन सितार वादक थे, जो कि जिनका संबंध कहाँ से है? लखनऊ घराने से। गुलाम मोहम्मद भी सितार वादक थे, इनका भी संबंध कहाँ से है? हाँ, लखनऊ घराने से। रजा खान भी हैं, इनका भी संबंध लखनऊ घराने से है, ये सितार बजाते थे। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खां, इनका संबंध लखनऊ घराने से नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात? लखनऊ घराना काफी बड़ा है, फिर इसको हम लोग उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति में डिटेल से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आप मैप में आइए। लखनऊ घराने में आप लखनऊ से देखो क्या कुछ घटनाएं लखनऊ में हुई हैं। ये जो आपको मैप में दिख रहा है, पॉइंटर देखो हमारा कहाँ चल रहा है। ये पॉइंट, ये है लखनऊ। ठीक है। ये क्या है? लखनऊ। लखनऊ से संबंधित कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे एक शख्स का नाम है, महिला है ये, इनका नाम है अजीजन बाई। प्रश्न इनसे आता है हमारे एग्जाम में। इनका संबंध कहाँ से है? लखनऊ से। जरा इनके बारे में दो चार बातें लिख लो जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ लखनऊ में। और ये
लखनऊ में जन्मी और बाद में ये निकल गई कानपुर। ये 1857 की क्रांति के आसपास ये कानपुर चली गई थी। और कानपुर में आपको मालूम होगा नाना साहब थे उस समय। नाना साहब, तो नाना साहब ने इनको ये दरअसल अजीजन बाई जो थी वो तवायफ थी। और नाना साहब ने इनको प्रेरित किया। इनकी समाज में छवि, मतलब इनको महिलाएं ज्यादा सुनती थी, इनकी इनकी बातें। इनका संबंध महिलाओं से ज्यादा था। महिलाएं इनके बहुत टच में थी। तो नाना साहब इनसे मिले और नाना साहब ने इनको 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए बोला। तो अजीजन बाई बोले कि नहीं नहीं, हम तो वायफ हैं, हम क्या करेंगे। तो नाना साहब की ही नाना साहब के ही गाइडेंस में इन्होंने महिलाओं का एक संगठन बनाया और 1857 की क्रांति में इन्होंने बखूबी भाग लिया। तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ की अ, या ऐसे पूछा जाएगा, अजीजन बाई जिनका संबंध 1857 की क्रांति से है, वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो बिलोंग करती थी लखनऊ से। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, लखनऊ से ही एक और महिला का नाम निकल के आता है। इनका नाम है बेगम हजरत महल। ठीक, बेगम हजरत महल कौन है? जरा देख लो। ये नवाब, लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की ये पत्नी थी। वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया 1857 की क्रांति के आसपास। तो इनका जो पुत्र था बेगम हजरत महल का, इसके पुत्र का नाम था ये नाबालिग था, इसका नाम था बिरजिस कादिर। इसके पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर और इसने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया, यानी अवध में, हाँ, लखनऊ का जब उत्तराधिकारी बना दिया तो अंग्रेजों को, जैसे वो झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था, ठीक उसी प्रकार इनको भी युद्ध करना पड़ा अंग्रेजों से। और ये युद्ध करते करते 1858 में जब इनको लगा कि हम जीत नहीं पाएंगे तो ये नेपाल चली गई थी। ठीक है, तो बेगम हजरत महल, लखनऊ से किसने 1857 में विद्रोह का प्रतिनिधित्व किया था? बेगम हजरत महल ने। और इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर। और ये पत्नी थी नवाब वाजिद अली शाह की। और 1858 में ये नेपाल चली गई थी, क्योंकि इनको ये लग गया था कि ये अब बहुत ज्यादा कर नहीं पाएंगी, तो ये नेपाल निकल गई। तो यहां से आपने क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो, लखनऊ घराने से संबंधित कौन नहीं है? अलाउद्दीन खान। ठीक है, और लखनऊ से संबंधित दो महिलाओं के बारे में आपने देखा, बेगम हजरत महल और अजीजन बाई। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। कह रहा है कि संत सलामत शाह की मजार कहाँ है? कुछ मजारें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं प्रश्न के तौर पर। इन मजारों को आप लिख लो एक जगह, ताकि आप सभी सभी प्रश्नों के उत्तर ठीक ठीक तरीके से दे पाएंगे। और इसको आपको याद करना है। एक जगह है बाराबंकी। बाराबंकी में तीन मजारें आपको देखने को मिलेंगी। एक तो मिलेगी देवा शरीफ में, देवा शरीफ में। ठीक है, कौन सी है? इनका नाम है हाजी वारिश, हाजी वारिश अली शाह की मजार। ठीक है, कहाँ है? बाराबंकी के देवा शरीफ में। और बाराबंकी के बांसा में है एक मजार जिनका नाम है सैयद सैयद संत अब्दुल रज्जाक की मजार। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सैयद संत अब्दुल रज्जाक की मजार या इनकी दरगाह, ये कहाँ है? ये भी है बाराबंकी में। और बाराबंकी में कहाँ है? बांसा में। ठीक है, एक बाराबंकी में और काफी फेमस है, जिस बाराबंकी में एक क्षेत्र है जिसका नाम है बदोसराय। और बदोसराय में एक मजार है जिसका नाम है संत सलामत शाह की मजार। ठीक है, तो ये तीनों मजारें आपको ध्यान रखनी है और आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है। संत सलामत शाह की मजार कहाँ है? बाराबंकी में। अच्छा, एक मजार और आप ध्यान रखिएगा, ये है आगरा में। और ये भी हमारे एग्जाम में काफी पूछी जाती है। ठीक है, ये है कहाँ? आगरा में। इसका नाम है, यहाँ एक मजार है जिसका नाम है काजी नरुल्ला की मजार। उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले बच्चे ध्यान दें, ये मजारें आप एक जगह लिख लो, या तो इनको मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जाएगा या फिर ऐसे ही अलग अलग प्रश्नों के तौर पर इनको पूछ लिया जाएगा। तो काजी नरुल्ला की मजार कहाँ है? आगरा में। संत सलामत शाह की मजार कहाँ है? बदोसराय बाराबंकी में। सैयद अब्दुल रज्जाक की मजार मजार कहाँ है, या इनकी इनकी क्या बोलते हैं, इनकी दरगाह,
कहाँ है? बांसा, बाराबंकी में। और वारिस अली शाह की मजार कहाँ है? देवा शरीफ में, जो कि है बाराबंकी में। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए आप लोग? अब देखो जरा, इसी क्वेश्चन में अंत में दिया है फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद है कहाँ यहाँ पे मैप में? ये रहा कानपुर देहात, ये है कानपुर नगर, ये है कन्नौज, और ये है आपका फर्रुखाबाद। इसमें कुछ बातें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। लिख लो, फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद में एक जगह है काम्पिल्य, ये शहर है काम्पिल्य। तो यहां से हमारे एग्जाम में देखो क्या पूछा जाता है। दरअसल काम्पिल्य पांचाल की राजधानी थी। पांचाल की दो राजधानियां थी, मैंने आपको पढ़ाया था। आपने अगर नहीं देखा है उत्तर प्रदेश के इतिहास में, तो चैनल में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश का इतिहास, और उसमें महाजनपद वाला आप लेक्चर देख सकते हो। तो फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है, वो पांचाल के अंतर्गत आता था। और जो फर्रुखाबाद का एक शहर है काम्पिल्य, वो दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। ये क्या है काम्पिल्य? क्या लिखेंगे इसमें? काम्पिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, इसी काम्पिल्य में जैन धर्म के जो 13वें नंबर के तीर्थंकर हैं, बात समझ पा रहे हो आप? इनका नाम है विमलनाथ। विमलनाथ। तो विमलनाथ का भी जन्म कहाँ हुआ है? फर्रुखाबाद के काम्पिल्य में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ द्रौपदी, द्रौपदी आपको मालूम होगा पांचाली कहा जाता था, उनका भी जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है। और इन्हीं के, ये जो पांचाल जनपद है, पांचाल जनपद के ही नाम पर इनको पांचाली कहा गया है। ठीक है, और साथ ही साथ गुरु गुरु द्रोणाचार्य, इनका भी जन्म स्थान इसी क्षेत्र में है। ठीक है, क्लियर है बात? फर्रुखाबाद में और क्या क्या है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है? एक ही जगह आप कलेक्ट कर लो। जैसे आपने सुना होगा, फर्रुखाबाद में क्या है, दिमाग से देखो स्किप हो रहा है हमारे भी। जरा एक दो सेकंड ठहरो, मैं रिकॉल करता हूँ। हाँ, मुगल घाट। मुगल घाट, ये औरंगजेब से संबंधित है। ठीक है, और ये भी कहाँ है? फर्रुखाबाद में। और साथ ही साथ क्या है फर्रुखाबाद में? राजा द्रुपद मेला कहाँ लगता है? यहीं पर लगता है, फर्रुखाबाद में। और कपिल मुनि का आश्रम भी कहाँ है? बोलो। यहीं पर है, फर्रुखाबाद में। आप एक डिस्ट्रिक्ट उठाया करिए, और उसके संबंध में जो भी जानकारियां हैं उनको एक जगह लिख लो, कई बार लिखो। यकीन जानिए आपकी तैयारी का लेवल एक अलग स्तर पर होगा। और इसमें क्या है? फर्रुखाबाद में और क्या है? ये द्रौपदी से संबंधित है क्षेत्र, तो यहां पर लिख लो द्रौपदी कुंड। द्रौपदी कुंड भी फर्रुखाबाद में मिलेगा आपको। ठीक है, भेड़ कुंड, या हम कहें भेद कुंड, ये भी कहाँ है? फर्रुखाबाद में। कई सारी चीजें हैं जो फर्रुखाबाद में है। इसको आप अपने, हाँ, नोट में नोट डाउन करिएगा, और इसके बाद इसको लर्न करिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में संत सलामत शाह की मजार कहाँ है? बाराबंकी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त निम्नलिखित में से किस शहर का प्राचीन नाम है? तो ब्रह्मवर्त किसे कहा जाता है? बिठूर को। और बिठूर कहाँ है? कानपुर में है। अयोध्या, जौनपुर। जौनपुर, ये जो इलाका है, इसे आमतौर पर शिराज ए हिंद कहा जाता है, याद रखिएगा। सेहत मेहत कहाँ है? यह है श्रावस्ती में। ठीक है, अब मैं आपसे कॉलम में कुछ सवाल पूछता हूं। मुझे मैं आशा करता हूं कि इनके जवाब आप लोग मेरे साथ साथ देंगे। जैसे जिला मैंने लिखा अयोध्या। ठीक है, फिर जौनपुर मैंने लिखा, जौनपुर। इसके बाद मैंने लिखा श्रावस्ती। श्रावस्ती बोले तो सेहत मेहत। बिठूर में मैंने लिखा कानपुर। ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसका उत्तर दें। देखो, अयोध्या, जौनपुर, श्रावस्ती और कानपुर। मैं पूछ रहा हूं सबसे पहले कॉलम में कि उत्तर प्रदेश के एमएसएमई के आधार पर इसका ओडीओपी बता दो। जिसको पता है वो रिवीजन के तौर पर देख लो। फिर मैंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार इसका ओडीओपी बता दो। और उत्तर प्रदेश में अभी 2022 में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट प्रति वो आया है कॉलम, ये जो योजना आई है, एक जिला एक खेल योजना, इसके तहत कौन कौन से इस जिले में खेल चिन्हित किए गए हैं, उनका नाम बता दो।
तीनों एक जगह। अयोध्या, एमएसएमई के अनुसार ओडीओपी क्या है अयोध्या का? इसका है गुड़। फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार ओडीओपी क्या है? ये भी है गुड़। और इसका खेल क्या है अयोध्या का, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के आधार पर? ये है एथलेटिक्स। ठीक है, चलो बताओ भाई जौनपुर का। जौनपुर का एमएसएमई ओडीओपी के अनुसार क्या है? ऊनी दरी। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? ये है दूध आधारित उत्पाद, यानी कि लिखेंगे दुग्ध उत्पाद। ठीक है, ओडीओएस क्या है? यहाँ का खेल क्या है? यहाँ का एक जिला एक खेल के अंतर्गत आएगा एथलेटिक्स। बात समझ पा रहे हो आप लोग? अब आ जाओ श्रावस्ती में। श्रावस्ती में ओडीओपी क्या है एमएसएमई के आधार पर? यह है जनजातीय, जनजातीय शिल्प। ठीक है, ओडीओपी बताइए फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार यहाँ का क्या है? यहाँ का है केला उत्पाद, केला उत्पाद। और यहाँ का खेल क्या है श्रावस्ती का? यह है कबड्डी, ओडीओएस कबड्डी। ठीक है, कानपुर में आ जाओ। कानपुर में एमएसएमई के आधार पर ओडीओपी क्या है? चमड़ा उत्पाद। ठीक है, और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार ओडीओपी यहाँ का क्या है? ये लिखो बेकरी उत्पाद। और ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताई हैं। ओडीओएस क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स कानपुर का है टेबल टेनिस। बात समझ पाए यहां तक? बोलो। ये सारी बातें आप एक जगह नोट करिएगा और कोशिश करिए कि आप लोग भी थोड़ा रिसर्च करो गूगल से कि इनके ये सारे क्षेत्र क्या हैं, किन किन क्षेत्रों में ये पारंगत हैं ये जिले। ओडीओपी क्या है फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार, वहां ओडीओपी क्या है, वहां का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स क्या है। ये हमारे एग्जाम में मैच दी फॉलोइंग्स करके पूछा जा सकता है। तो बात समझ पा रहे हो? अच्छा, इसके मैप में आओ। मैप में मैं एक जिला देखता हूं, यहां पर लिखा है जौनपुर। यहाँ जौनपुर कहाँ है, कहीं दिख रहा है? बताइए जरा। तो कहाँ गया हमारा पॉइंटर? ये है। तो यहां से आपको जौनपुर दिख रहा होगा, ये क्षेत्र, ये है जौनपुर। ठीक, जौनपुर के संबंध में कुछ बातें आप देख लो। जैसे जो जौनपुर है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है शिराज, शिराज ए हिंद, यानी भारत का शिराज। जौनपुर में क्या है? जौनपुर में अ, जौनपुर जो क्षेत्र है दरअसल वो मलिक मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में, मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में ये स्वतंत्र हो गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो देखने लायक हैं। जैसे अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर में ही है। जैसे लाल दरवाजा, ये भी कहाँ है? जौनपुर में है। जैसे यहाँ पर हम लिखें जामा मस्जिद, ये भी कहाँ है? जौनपुर में। और जौनपुर की क्या स्थापना बता सकते हो? इसकी स्थापना कब की, किसने की? तो इसकी स्थापना हुई 1358 में। किसने करी थी? करी थी एफएसटी ने। एफएसटी बोले तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, किसकी याद में की? इसने की थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और जब तुगलकों का साम्राज्य पतन में आया और उसी समय शर्कियों का साम्राज्य उत्थान में था, और जैसे ही तुगलक थोड़े से डाउन हुए थे, इसमें मलिक हुसैन शर्की एक शख्स था जिसके नेतृत्व में इसने जौनपुर को अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना के बारे में आप लोग लिख लेना, मैंने ऐसे ही सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है। इसकी स्थापना हुई थी 1358 में। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक के, हाँ, सम्मान में किया था। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जौना खां, तो इसी के नाम पर ही जौनपुर रखा गया था। बात समझ पाए आप लोग? ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमने चौथा देखा था, इसका आंसर होगा बिठूर। क्वेश्चन नंबर पांचवें में आओ। कह रहे हैं संत मलूक दास, इनका जन्म कहाँ हुआ? ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया है, और हालांकि यहाँ लिखा नहीं है। मैं कोशिश करूंगा अगली बार से ये लिखें भी कि किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, संत मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ? प्रश्न सिंपल सा इतना है, संत मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ? इसका आंसर होगा सहारनपुर, नहीं भाई, मेरठ में, नहीं 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 नहीं, ये हुआ कड़ा में। कड़ा कहाँ है? कड़ा है, ये पड़ता है प्रयागराज के आसपास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी, कौशाम्बी जिले में पड़ता है। ठीक है, अब जरा यहां भी देख लो आप। मैंने लिखा एक जगह कौशाम्बी, फिर मैंने लिखा सहारनपुर, मेरठ और बागपत। ठीक है, इसमें वही तीन चीजें हमें बता दो जो अभी मैंने देखी थी।
कौन सी? ओडीओपी और साथ ही साथ ओडीओएस। देखो, ओडीओपी एमएसएमई के अनुसार, ओडीओपी फूड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार, और ओडीओएस। तीन चीजें बताओ। कौशाम्बी का एमएसएमई के आधार पर ओडीओपी क्या है? ये रिवीजन के तौर पर लीजिए आप। इसका है खाद्य प्रसंस्करण, यानी कि केला। ठीक है। फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार क्या है? फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार कौशाम्बी का ओडीओपी है गुआवा बेस्ड प्रोडक्ट, यानी कि गुआवा आधारित उत्पाद। ठीक है। गुआवा बेस्ड प्रोडक्ट। और यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। सहारनपुर का बता सकते हो? सहारनपुर का ओडीओपी एमएसएमई के आधार पर क्या है? काष्ठ कला या काष्ठ शिल्प भी कई किताबों में मिलता है। ओडीओपी फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के अनुसार क्या है? इसका होगा शहद। और यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स क्या है? और इसका मैं बताऊंगा नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आप लोग गूगल सर्च करिए और मुझे उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। इसका हमें उत्तर चाहिए कमेंट बॉक्स में। मेरठ का आ जाओ। मेरठ का क्या है? मेरठ का है ओडीओपी एमएसएमई के आधार पर खेल का सामान, और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के आधार पर ओडीओपी है मेरठ का गुड़। और जो खेल है यहाँ का वो है एथलेटिक्स। ठीक है। एथलेटिक्स। साथ ही साथ बागपत का क्या है ओडीओपी एमएसएमई के आधार पर? इसका नाम है होम फर्निशिंग। हिंदी में बोलेंगे घरेलू सजावटी सामान। और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के आधार पर क्या है? गुड़। और इसका जो खेल है वो क्या है? वो है कुश्ती। ठीक है। ये आप नोट डाउन करते रहिए, या आप इसको कई बार देखिए एक ही लेक्चर को, और आशा है आपको याद हो जाएंगे सब। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, आपको लगातार देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें कड़ा के बारे में। संत मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? कड़ा कौशाम्बी में। ठीक है। तो कड़ा कहाँ है? ये है कौशाम्बी में। कौशाम्बी हमारे मैप में कहाँ है? ये रहा प्रयागराज। ठीक। ये रहा मिर्जापुर। ये रहा आपका सोनभद्र। ये रहा आपका सोनभद्र। और प्रयागराज के आप ठीक ऊपर आओगे, ये छोटा सा क्षेत्र। हमारा पॉइंटर देखो कहाँ कहाँ चल रहा है। और ये जो क्षेत्र है इसे ही कहते हैं कौशाम्बी। क्या है कौशाम्बी से पढ़ने लायक जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है? देख लो। कौशाम्बी का संबंध मध्य इतिहास से संबंधित है। इसका जो कौशाम्बी का संबंध मध्य इतिहास के आसपास भी ये चर्चा में रहा है। शायद अगर आपने नाम सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी का। जरा देखो। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के समय, खिलजी के समय यहाँ का यहाँ का सूबेदार कौन था? यहाँ का सूबेदार था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। कड़ा का संबंध किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से है। साथ ही साथ 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं पर जलालुद्दीन की हत्या करवा दी थी और फिर खुद गद्दी पर बैठ गया था। यहां से एक बात लिख लो। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक ने यहां पर, कहां पर? कड़ा में, यहां पर स्वर्ण द्वारी की स्थापना की थी। स्थापना की थी। ठीक है। ये बात आप इंपॉर्टेंट बना के लिखो, हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। स्वर्ण द्वारी यानी स्वर्ण द्वार की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहा? कड़ा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठे में आओ। शिक्षा मित्र योजना ये कब शुरू हुई? देख लो जरा इसको। शिक्षा मित्र योजना शुरू कब हुई? ये शुरू हुई सन 2000, 2001 में। क्लियर है बात? क्या है शिक्षा मित्र योजना? शिक्षा मित्र योजना दरअसल अ, ये मानकों के अनुसार जो अध्यापक छात्र अनुपात होता है ना, उसको मेंटेन करने के लिए योजना लाई गई थी। इसे समझो। इसका कभी कभी उद्देश्य पूछ देते हैं योजनाओं का, या स्टेटमेंट बना के दे देते हैं कि निम्नलिखित जो वाक्य दिए गए हैं उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो जो भी हम योजना पढ़ें उसके बारे में समग्र अध्ययन आजकल आवश्यक है। ठीक है, ताकि प्रश्नों को अच्छे से हैंडल कर पाए। तो शिक्षा मित्र योजना का जो लक्ष्य है वो क्या है, इसमें लिख लो आप। मानकों के अनुसार
मानकों के अनुसार अध्यापक अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना। एक तो ये उसका उद्देश्य हो गया। और क्या है? शिक्षा मित्र योजना के तहत जो गांव के युवक हैं जो शिक्षा में अपनी सेवा देना चाहते हैं, उनके लिए शिक्षा सेवा का एक अवसर उपलब्ध कराना इस योजना के तहत देखा गया है। तो जरा इसको भी लिख लो। ग्रामीण युवा शक्ति को ग्रामीण युवा शक्ति को शक्ति को अपने ही ग्राम में अपने ही ग्राम में यानी अपने ही गांव में शिक्षा शिक्षा सेवा का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, क्लियर है बात? ये भी इसका एक उद्देश्य है। और साथ ही साथ क्या बता सकते हो आप शिक्षा मित्रों का चयन कौन करता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन। चार ऑप्शन दे देगा। शिक्षा जो मित्र होते हैं, शिक्षा मित्रों का चयन करती है ग्राम शिक्षा समिति। ठीक है। और जब इनकी ट्रेनिंग होती है तो इनका जो प्रशिक्षण होता है वो 30 दिनों का इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां तक आप याद रखिए। ठीक है, शिक्षा मित्र योजना से कब शुरू हुई? केवल इतने से ही काम नहीं चलने वाला है, इसका उद्देश्य भी पूछ सकते हैं। या शिक्षा मित्रों का चयन किस समिति के द्वारा किया जा सकता है, वो भी पूछ सकते हैं। तो आप किसी भी योजना को उठाइए तो उसका पूरा का पूरा विश्लेषण आपको करना आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा हो गया। इसमें मैप में इस क्वेश्चन में जानने के लिए कुछ है नहीं। सातवें में आओ सीधे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और देखिए कभी कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चंस में ये लिखा गया है कि ये इस एग्जाम में पूछा गया है, तो ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप इतना ध्यान रखिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा मथुरा में। ठीक है, क्लियर है बात? समझ पाए आप लोग? तो इसकी जरा मैप में आओ। कुछ शिक्षण संस्थान है, आप उनको नोट कर लो जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये रहा आगरा। ठीक, ये क्या है? आगरा है। आगरा में एक शिक्षण संस्थान है जिसका नाम है दयाल बाग। दयाल बाग एजुकेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? ये आगरा में है। ठीक है बात, याद रखिएगा। अच्छा, लखनऊ कहाँ है? ये रहा कानपुर, उन्नाव, और ये है आपका लखनऊ। लखनऊ लखनऊ में भी एक संस्थान है जिसे आप याद रखोगे। इसका नाम है संजय गांधी स्नातकोत्तर स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान। कैसे लिखेंगे आयुर्विज्ञान? ऐसे, आयुर्विज्ञान संस्थान। ये कहाँ है? ये भी है लखनऊ में आपके। ठीक है, जरा कानपुर में आओ। कहाँ है कानपुर? ये रहा आपका कानपुर। मैप में गौर से देखिए। कानपुर में कौन सा है? इसका नाम है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कानपुर में है। यहां से आप आगे बढ़ोगे, ये रहेगा आपका बाराबंकी, और ये रहेगा आपका फैजाबाद यानी कि अयोध्या। अयोध्या, क्या बता सकते हो अयोध्या से कोई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कृषि से संबंधित जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए? हाँ है। लिखो जरा। नरेंद्र देव आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? ये भी है अयोध्या में, और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप ये भी चाहो तो ध्यान रखो। अच्छा, और कोई क्षेत्र है जो कृषि से संबंधित हो? कृषि से संबंधित और कौन सा हो सकता है? ऊपर आओ जरा। ऊपर ये मुजफ्फरनगर है ये, और ये है सॉरी, मेरठ। मेरठ में एक संस्थान है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका नाम आप याद रखो, सरदार। और ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर्स में। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। क्या पटेल? तो आगे लिख लो कृषि विश्वविद्यालय, बस। कृषि विश्वविद्यालय, ये भी कहाँ है? ये भी है मेरठ में। और जरा बताओ, और कुछ हो सकता है? मैंने पुराने लेक्चर्स में एक संस्थान लिखा है प्रयागराज में, और ये काफी शानदार विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। ये है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में एक विश्वविद्यालय है जिसे आप याद करिएगा। इसका नाम है सैम हिगिन बॉटम
सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ऐसे लिखेंगे, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड, टेक्नोलॉजी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस विश्वविद्यालय है, यहां पर एंड लगाओ, एंड साइंस विश्वविद्यालय, ठीक है। सैम हिगिन बॉटम इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है प्रयागराज में। और प्रयागराज कहाँ है? ये रहा आपका प्रयागराज। तो ये कई सारे कृषि से संबंधित संस्थान है, इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वें में आओ। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान, ये सबको पता होगा, सहारनपुर में है ना? पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? सहारनपुर में। और अच्छा ये बताइए, आपने नोएडा का नाम सुना होगा, बीडा का नाम सुना होगा, सीडा, लीडा, यूपीडा, अ, है ना? ये नाम सुने होंगे, तो ये है क्या दरअसल, इनके बारे में देख लेते हैं। लिखो नोएडा। ये मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जा सकते हैं, या एक एक करके इनकी स्थापना का काल पूछा जा सकता है। नोएडा, ये क्या है? नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है। इसका नाम है नवीन ओखला, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा। और ये है कहाँ? ये है गौतम बुद्ध नगर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको हाँ चाहो तो लॉन्ग में भी लिख सकते हो, गौतम बुद्ध नगर। इसकी स्थापना कब हुई थी? नोएडा की। इसको स्थापित किया गया था 1976 में। बस आप इसकी लोकेशन और इसको इस्टेब्लिशमेंट ईयर, आप ये दो चीजें याद रखोगे, ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा बीडा, बीडा बोले तो इसको बोलते हैं भदोही, भदोही औद्योगिक, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और यह है किस जिले में? जिला का तो नाम ही दिया है आपको, भदोही, है ना? तो ये है कहाँ? ये है भदोही में। चलो एक और बता दो। मैंने लिखा गीडा, बोले तो इसको पूरे फॉर्म में लिख लो, गोरखपुर, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कब स्टैब्लिश हुआ? यह है कहां पर? सबसे पहले तो आप ये जानो, यह है गोरखपुर में। और 1989, 1989 में ये स्थापित किया गया। अच्छा, फिर मैं लिखता हूं आपको सीडा, सीडा बोले तो सतहरिया, सतहरिया अ, औद्योगिक, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ये कहाँ है? ये है सतहरिया जौनपुर में। और 1989 इसकी स्थापना का काल है, ठीक। क्या ग्रेटर नोएडा के बारे में बता सकते हो? ग्रेटर नोएडा, इसको हिंदी में कहेंगे वृहद, वृहद नवीन। नोएडा का नाम वही ऊपर जो लिखा है वही नीचे उतार दो। ग्रेटर का मैंने नाम लिख दिया वृहद, और नोएडा मतलब नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। ये कब स्टैब्लिश किया गया? ये किया गया है ग्रेटर नोएडा 1991 में। और है कहाँ? नोएडा था गौतम बुद्ध नगर में, तो ग्रेटर नोएडा भी कहाँ होगा? ये भी होगा गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब जरा देख लो यीडा के बारे में। यीडा, इसको कहते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। ये आप लिख लीजिए और याद करिए, यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो ये कहाँ है? ये भी है आपका गौतम बुद्ध नगर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, ठीक है। अच्छा एक और है, इसका नाम है लीडा। आप भी समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्या ये बीडा गीडा सीडा लीडा लगा रखा है। लेकिन याद रखिए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लीडा का पूरा नाम क्या है? लखनऊ, लखनऊ औद्योगिक, औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कब ये है कहाँ? ये तो लखनऊ में ही होगा लीडा। और कब स्थापित हुआ? सन 2005 में। और एक और है यूनिडा, यूनिडा को कहते हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। लिख लो चाहो तो इसको भी, यू नीडा, ठीक।
यूपीडा उत्तर प्रदेश है, तो इसको कहेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अ, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। कब इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई? 2007 में। यूपीडा है कहाँ? ये है लखनऊ में, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखो जरा इनको एक बार और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा गीडा, GIDA, तो जी का आशय होता है गोरखपुर। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल, विकास मतलब डेवलपमेंट, प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, बीडा, BIDA। ठीक है। भदोही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सीडा क्या होगा? सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ऐसे इनको याद रखिएगा। ये इनके फुल फॉर्म है। वीडा मतलब यमुना एक्सप्रेसवे। हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इनको आप याद रखिएगा, इनको आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। प्रश्न नंबर 9 में आओ। कह रहे हैं निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला दिया है और एक तरफ दिया है मुख्यालय। क्या अंबेडकर नगर जिले का मुख्यालय अकबरपुर है? हाँ, सही है। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है? हाँ, ये भी सही है। कानपुर देहात का कानपुर नहीं है, ये गलत हो गया। इसका क्या है? इसका है अकबरपुर माती। ठीक। यहां अकबरपुर से आप कंफ्यूज मत होइए, ये केवल अकबरपुर है और ये अकबरपुर माती है। संत कबीर नगर का क्या है? खलीलाबाद। तो इसको मैप में एक बार आप देख लो। मैं कुछ जिले और उनके जो संबंधित मुख्यालय हैं जिनका संबंध डायरेक्ट जिलों के नाम से नहीं है, तो यहां कंफ्यूजन हो जाता है आमतौर पे। जैसे कहाँ गया? ये है सोनभद्र। ठीक। सोनभद्र, इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है रॉबर्ट्स गंज, याद रखिएगा। फिर ये रहा झांसी, और ये है आपका जालौन। जालौन का मुख्यालय क्या है? उरई। उरई। ठीक, याद रखिए। फिर अगर हम बात करें, ये कानपुर है, ये कानपुर देहात है। कानपुर देहात, इसका क्या है? इसका है अकबरपुर माती। ठीक है, क्लियर है। फिर आओ कानपुर देहात से ऊपर, ये होगा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद का क्या है? इसका है फतेहगढ़ मुख्यालय। क्लियर है बात। फिर आप इधर आ जाओ, ये रहा आपका संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है खलीलाबाद। ठीक है। और कौन से हैं जिनका मुख्यालय जिले के नाम पर नहीं है? और कोई है? यहां पर देखो, ये वाराणसी है और ये रहा आपका भदोही। भदोही। भदोही का कौन सा मुख्यालय है? इसका मुख्यालय है ज्ञानपुर। ठीक। कुशीनगर कहाँ है? ये रहा कुशीनगर। हाँ, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, ये तो बलिया है। बलिया के ठीक ऊपर कौन सा है? देवरिया। ये है महाराजगंज, और ये है कुशीनगर। हाँ ठीक है, यही कुशीनगर है। कुशीनगर का मुख्यालय कहाँ है? कुशीनगर का मुख्यालय है पडरौना। ठीक है। अच्छा, एक और मुख्यालय है इसी क्षेत्र में जिसका नाम जिले के नाम से नहीं है। ये रहा कुशीनगर, ये रहा महाराजगंज, और ये जो इलाका आप देख रहे हो, इसका नाम है सिद्धार्थ नगर। सिद्धार्थ नगर। क्या बता सकते हो इसका मुख्यालय कहाँ है सिद्धार्थ नगर का? सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय है नवगढ़। नवगढ़। ठीक है। आ, यहाँ आओ आप ऊपर। ऊपर में ये रहा आपका, क्या नाम है इसका? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। और इसके यहां पर आओगे तो आपको मिलेगा अमरोहा। अमरोहा के ठीक नीचे आओगे, ये वाला जिला आपको दिखेगा, संभल। ठीक है। संभल का मुख्यालय कहाँ है? संभल का मुख्यालय है पवासा। ठीक। फिर इसके बाद आप जरा दक्षिण की तरफ यानी पूर्व की तरफ आइए उत्तर प्रदेश में। तो ये है आपका लखनऊ, बाराबंकी, ये है फैजाबाद, और ये वाला जो इलाका है, इसे क्या बोलेंगे? इसे कहा जाता है अंबेडकर नगर। कहाँ जगह भी नहीं बची, यहां मैं लिख देता हूं, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? ये मैंने अभी देखा था पीछे, बरपुर। ठीक है, तो इसको लिखने की तो आवश्यकता है नहीं। फिर जरा आप देखिए प्रयागराज। प्रयागराज के ठीक ऊपर ये जिला आपको दिख रहा होगा, कौशाम्बी। कौशाम्बी का मुख्यालय कहाँ है? कौशाम्बी का मुख्यालय है मंझनपुर। ठीक। और गौतम बुद्ध नगर कहाँ दिख रहा है? ये रहा आपका गौतम बुद्ध नगर।
इसका मुख्यालय है नोएडा। तो ये हमारे मुख्यालय हैं जिनका संबंध जिलों के नाम से नहीं है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है? एज़ इट इज़ हमारे एग्ज़ाम में कॉलम बना के पूछ लेता है और ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न है। बस लिखा नहीं गया यहाँ, कब आया था। कोशिश करूँगा अगली बार से ये भी डलवा दूँ। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। ये देखो ये डाल दिया गया है। लोअर एग्ज़ाम 2019 में आया है। कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का कौन-सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? बस्ती तो है नहीं, बुलंदशहर उत्तर में है, यहाँ कहाँ आ जाएगा? बलिया, बलिया हो सकता है, बांदा भी नहीं, बांदा बुंदेलखंड में आता है, जरा देख लो। इसमें आप देखो, ये वाला जो क्षेत्र है, कुशीनगर, और ये जो क्षेत्र है महाराजगंज, यहाँ से बिहार शुरू हो जाता है। और ये जो सोनभद्र है ना, यहाँ तक बिहार का विस्तार है। ये बिहार है। ठीक? ये हो गया आपका महाराजगंज 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, यानी टोटल बिहार से कितने जिले जुड़ रहे हैं? 7। बिहार से जो जो सीमा साझा कर रहे हैं वो जिले हैं 7। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है महाराजगंज। दूसरे पर कौन है? कुशीनगर। तीसरे पर कौन है? ये देखो जरा तीसरा, कुशीनगर के बाद देवरिया आएगा। देवरिया। चौथे नंबर पर कौन है? देवरिया के बाद ये जो सबसे पूर्वी जिला है, इसका नाम है बलिया। ये भी बिहार को स्पर्श कर रहा है। पांचवें पर बलिया के बाद नीचे आओगे तो मिलेगा आपको गाजीपुर। गाजीपुर। छठे पर कौन है? ये है आपका चंदौली। ठीक है? और सातवें नंबर पर जो मैंने ड्रॉ किया है ये है सोनभद्र। सोनभद्र न सिर्फ बिहार को स्पर्श करता है बल्कि कई सारे अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनको सबको भी स्पर्श करता है। तो ये है हमारा आज का 10वां प्रश्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलिया। ठीक है? तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ये इस क्लास को आप लोग एक प्रैक्टिस के तौर पर देखिए। चाहो तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे टेलीग्राम से, या फिर आप अपने हाथ से नोट्स बना लीजिए। नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पूरा का पूरा समग्र अध्ययन है, उसके ज़्यादा करीब अपने आप को पाओगे। तो यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।